हेलो एवरीवन। आज हम द इंटरव्यू लेसन का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, डिटेल में करने जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। ये एक इंटरव्यू का हिस्सा या एक्सेप्ट है जो मुकुंद पद्मनाभन के उम्बर्टो इको के इंटरव्यू से लिया गया है। ये द हिंदू न्यूज़पेपर में छपा था ये पोर्शन। उम्बर्टो इको जो बलोनी इटली के यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, बहुत ही इंटेलेक्चुअल प्रतिष्ठित पंडित या पढ़े लिखे व्यक्ति थे, जिन्होंने सिमियोटिक्स, लिटरेरी इंटरप्रिटेशन एंड मिडिएवल एस्थेटिक्स जैसे विषयों पर अपने आइडियाज़ के कारण बहुत ही नाम कमाया था। इसके बाद उन्होंने फिक्शन, लिटरेरी फिक्शन, एकेडमिक टेक्स्ट, चिल्ड्रंस बुक्स, न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स जैसे बहुत ही डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर लिखा। उनकी राइटिंग्स का कलेक्शन बहुत ही विशाल या ह्यूज है। 1980 में उन्होंने द नेम ऑफ द रोजेस नाम की किताब लिखी थी, जिसके 10 मिलियन कॉपीज बिके, जिससे वो लिटरेचर के सुपरस्टार बन गए। आगे हम इंटरव्यू का थोड़ा सा हिस्सा पढ़ेंगे। मुकुंद पद्मनाभन उम्बर्टो इको का इंटरव्यू ले रहे हैं। मुकुंद पद्मनाभन उम्बर्टो इको से कहते हैं, एक बार नॉवेलिस्ट और एकेडमिक डेविड लॉज ने कहा था कि मुझे नहीं समझ आता कि एक आदमी कैसे इतनी सारी चीज़ें कर लेता है जैसे उम्बर्टो इको कर लेते हैं। तो उम्बर्टो इको जवाब देते हैं, ऐसा लगता है मैं ऐसा इम्प्रेशन देता हूँ जैसे मैं बहुत सारे काम कर रहा हूँ, पर मैं कन्विंस्ड हूँ कि मैं हमेशा सेम थिंग ही करता हूँ या एक ही काम करता हूँ। जिस पर मुकुंद पूछते हैं, सेम थिंग मतलब? उम्बर्टो इको, वो एक्सप्लेन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। मेरे कुछ फ़िलोसफिकल इंटरेस्ट है जो मैं मेरे नॉवेल्स और राइटिंग्स द्वारा पूरी करने की कोशिश करता हूँ। इवन मेरी बच्चों के लिए जो किताबें हैं वो पीस एंड नॉन वायलेंस को लेकर ही हैं, सेम नैतिक फ़िलॉसफी के बारे में ही हैं। फिर मेरा एक सीक्रेट है, क्या तुम्हें पता है कि अगर हम यूनिवर्स से खाली जगहों को निकाल दें, सारे एटम से खाली जगह निकाल दें, साइंस में तो आपने एटम का स्ट्रक्चर पढ़ा ही होगा, तो अगर सारे एटम से एम्प्टी स्पेस या खाली जगह निकाल दें तो यूनिवर्स सिकुड़ कर हमारी मुट्ठी जितना हो जाएगा। सिमिलरली हम अपनी ज़िंदगी में भी काफ़ी सारी खाली जगह या एम्प्टी स्पेसेस हैं हमारी ज़िंदगी में, जिन्हें मैं इंटरस्टाइसेस कहता हूँ। सोचिए आप मेरे घर आ रहे हैं और आप एलिवेटर में हैं। जब तक आप ऊपर आते हैं मैं आपके लिए वेट कर रहा हूँ, मैं खाली बैठा हूँ, ये मेरे लिए इंटरस्टाइस है। मैं ऐसी खाली समय में काम करता हूँ। जब तक एलिवेटर 3rd फ्लोर तक पहुँचता है मैं ऑलरेडी एक आर्टिकल लिख चुका होता हूँ। मुकुंद, हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। आपके नॉन फिक्शनल वर्क और स्कॉलरली राइटिंग्स में एक चंचल अंदाज है और एक पर्सनल क्वालिटी है, मतलब ज़्यादा सीरियस या गंभीर राइटिंग नहीं, उनमें एक चुलबुला अंदाज है जो दूसरे एकेडमिक राइटिंग से काफ़ी अलग है, क्योंकि इस तरह की राइटिंग्स काफ़ी ड्राई और सीरियस होती हैं, जिसमें पर्सनल झलक नहीं होती। क्या आपने जानबूझकर ये स्टाइल चुना है, ये आपका नेचुरल स्टाइल है? उम्बर्टो, जब मैंने इटली में अपना फर्स्ट डॉक्टोरल डिसर्टेशन या थीसिस प्रेजेंट किया, वहाँ एक प्रोफेसर ने मुझसे कहा कि स्कॉलर्स किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं, फिर बहुत सारी गलत हाइपोथेसिस बनाते हैं जिनको वो फिर आखिर में सुधारते हैं, फिर वो एक कंक्लूजन या निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। पर आपने तो इसके विपरीत या ऑपोजिट काम किया है। पहले आपने अपने रिसर्च की स्टोरी बताई है जिसमें आपने अपनी कोशिशों और गलतियों के बारे में बताया है। उन प्रोफेसर को ये महसूस हुआ कि मैं सही था और उन्होंने मेरे डिसर्टेशन को एक बुक के रूप में पब्लिश करवाया, जिसका मतलब था कि उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया या सराहा। उस समय 22 साल की उम्र में मुझे समझ आ गया कि स्कॉलरली बुक्स ऐसे लिखे जाने चाहिए जैसे मैंने लिखा है, रिसर्च की स्टोरी के बारे में बताकर। तभी मेरे एसेस में एक नैरेटिव या स्टोरी टेलिंग एस्पेक्ट या पहलू रहता है। इसलिए मैंने नैरेटिव्स या नॉवेल्स लिखना इतने देर से, मतलब 50 की उम्र में शुरू किया। मुझे याद है, इसी कारण मेरे डियर फ्रेंड
रॉलन बाथा हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहते थे कि वो एक नॉवलिस्ट ना होकर एक एसेइस्ट है। वो भी कभी ना कभी क्रिएटिव राइटिंग करना चाहते थे, पर उसके पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। मुझे कभी भी ऐसा फ्रस्ट्रेशन पहले महसूस नहीं हुआ था। मैंने तो नावल लिखना बाय एक्सीडेंट और बाय चांस शुरू किया था। मेरे पास कुछ करने को नहीं था, तो मैंने नावल लिखना शुरू कर दिया। शायद मेरे स्टोरी टेलिंग की इच्छा को पूरी करने के लिए मैंने नावल लिखना शुरू कर दी। मुकुंद, जब हम नावल्स की बातें करते हैं तो आप पहले एक स्कॉलर या विद्वान माने जाते थे, पर आपकी फेमस नावल द नेम ऑफ द रोज़ के पब्लिश होने के बाद आप शानदार तरीके से फेमस हो गए। आपने 5 नॉवेल्स लिखे, इसके अलावा आपने नॉन फिक्शन स्कॉलरली काम की एटलीस्ट 20 से ज़्यादा होगा। उम्बर्टो इको नहीं, 40 से ज़्यादा काम किए हैं। मुकुंद, 40 से ज़्यादा, और उसमें आपने एक सिम्योटिक्स या संकेत विज्ञान पर भी काम किया है। पर लोग जब आपके बारे में बात करते हैं तो आपको नॉवलिस्ट के रूप में ही ज़्यादा जानते हैं। क्या इससे आप परेशान नहीं हो जाते? उम्बर्टो इको, यस, क्योंकि मैं अपने आप को एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मानता हूँ जो संडेज को नावल लिखता है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस में भाग लेता हूँ, ना कि किसी पेन क्लब एंड राइटर्स मीटिंग में। मैं मानता हूँ मेरी पहचान एकेडमिक कम्युनिटी से है। मुझे मालूम है मैं नॉवेल्स लिखकर बड़े ऑडियंस के साथ जुड़ जाता हूँ। मैं सिम्योटिक्स पर लिखकर 1 मिलियन रीडर्स से नहीं जुड़ सकता। इतने लोग सिम्योटिक्स के बारे में पढ़ना पसंद नहीं करेंगे। मुकुंद, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाऊंगा। द नेम ऑफ द रोज एक सीरियस नॉवल है। एक तरफ तो ये डिटेक्टिव स्टोरी है, पर दूसरी तरफ ये मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी मतलब धर्म और ईश्वर की स्टडी एंड मिडिएवल हिस्ट्री पर विस्तार से वर्णन है। पर फिर भी बहुत ही भारी संख्या में लोगों ने इसे पसंद किया। क्या इस सब से आप कंफ्यूज्ड हो गए? उम्बर्टो, नहीं, जर्नलिस्ट पजल या कंफ्यूज हो गए, और कभी कभी पब्लिशर्स भी, क्योंकि जर्नलिस्ट और पब्लिशर्स सोचते हैं लोग सिर्फ कचरा या लो स्टैंडर्ड की चीज़ें पढ़ना पसंद करते हैं और उन्हें डिफ़िकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस पसंद नहीं है। सोचो, इस प्लैनेट पर 6 बिलियन लोग रहते हैं। द नेम ऑफ द रोज़ की सिर्फ 10 to 15 मिलियन कॉपीज़ बिकी। अगर देखा जाए तो मैं बहुत ही छोटे परसेंटेज रीडर्स तक पहुंच पाया। 10 to 15 मिलियंस 6 मिलियन के सामने बहुत कम है। तो एग्जैक्टली इस टाइप के रीडर्स इजी एक्सपीरियंस नहीं चाहते हैं या हमेशा सिर्फ लाइट किताबें पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। मैं खुद डिनर के बाद टेलीविज़न सीरियल्स, मायामी वाइस या इमरजेंसी रूम देखता हूँ और इन्जॉय करता हूँ, पर हमेशा नहीं। हमेशा मैं लाइट चीज़ें नहीं पसंद करता। मुकुंद, क्या नावल यानी कि द नेम ऑफ द रोज़ के सक्सेस का कारण इसमें मिडिएवल हिस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ वर्णन है? उम्बर्टो, पॉसिबल हो सकता है, पर मैं एक और स्टोरी बताता हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी कुछ एक चाइनीज़ वाइज मैन की तरह स्टोरी बताता हूँ। मेरी अमेरिकन पब्लिशर को मेरी किताब बहुत पसंद आई, पर उन्होंने सोचा था ऐसी कंट्री में जहाँ लोगों ने ना तो कोई कैथीड्रल देखा था, ना ही लैटिन पढ़ा था, वहाँ 300 से ज़्यादा इस नावल की कॉपियाँ नहीं बिकेंगी। पर इन दी एंड यूएस में 2 to 3 मिलियन कॉपीज़ बिकी। मेरी किताब से बेहतर किताबें मिडिएवल पास्ट के बारे में लिखी गई हैं। मुझे लगता है मेरी किताब का सक्सेस एक मिस्ट्री है। कोई प्रेडिक्ट या भविष्यवाणी नहीं कर सकता। मुझे लगता है द नेम ऑफ द रोज़ अगर 10 साल पहले या 10 साल बाद लिखी जाती तो इतनी सक्सेसफुल नहीं होती। इस टाइम में ये क्यों इतनी सक्सेसफुल हो गई, वो भी एक मिस्ट्री है। सो लगता है आपको ये लेसन क्लियरली समझ आ गया होगा। जस्ट रिवीजन की ज़रूरत है, isn't it? All the best. Take care. Link for first part is in the comment section.